अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रिप्रोडक्शंस, जिसको लिखने वाले हैं दाऊद कमाल। दाऊद कमाल जो है ये एक पाकिस्तानी पोइट है। इनका पाकिस्तानी लिटरेचर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। दाऊद कमाल 4 जनवरी 1935 को पैदा हुए, 5 दिसंबर 1987 में इनकी डेथ हो जाती है। अपने लाइफ टाइम में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में ये प्रोफेसर रहे इंग्लिश लिटरेचर के। इन्होंने अपनी एजुकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी, यूके से। कमाल ने अपनी पोइट्री अपनी 20s की एज में ही लिखना शुरू कर दी थी और ये वन ऑफ द मेजर इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्स बने पाकिस्तान के। इन्होंने 3 गोल्ड मेडल्स रिसीव किए अपनी पोइट्री के बेस पे फ्रॉम द ट्रिटन कॉलेज, और इसके अलावा इनकी पोएम्स को रिकॉर्ड किया गया, सेव किया गया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। इन्होंने पोइट्री के साथ साथ एंथोलॉजीज़ भी लिखी। इन्होंने ट्रांसलेशंस भी की, जैसे कि उर्दू पोइट है गालिब, वो एक क्लासिकल राइटर है। उनकी क्लासिकल उर्दू थी, उस उर्दू को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इनका बर्थ प्लेस एबटाबाद। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात कर ले तो इनका वो नंबर 1 है कंपास ऑफ लव एंड अदर पोएम्स, जो कि 1937 में अपेयर हुई, 73 में अपेयर हुई। फिर उसके बाद रिकॉग्निशंस इनका सेकंड वर्क है जो कि 1979 में अपेयर हुआ। फिर सिलेक्शंस ऑफ फैज इन इंग्लिश जो कि 1984 में पब्लिश्ड हुआ। अ रिमोट बिगनिंग जो कि 1985 में पब्लिश्ड हुआ, ये एक एंथोलॉजी है इनकी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है इनका रिवर मिस्ट जो कि 1992 में पब्लिश्ड हुआ। फिर इसके बाद हमारे पास आता है बिफोर द कार्नेशंस विदर जो कि 1995 में पब्लिश्ड हुआ। फिर है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो कि 1997 में पब्लिश्ड हुआ, ये एक और एंथोलॉजी है इनकी। तो कुछ इनकी डेथ से पहले पब्लिश्ड हुए, कुछ इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए। राइटर के अगर हम ओवरऑल थीम्स की बात करें तो मटेरियलिज्म नज़र आएगा हम लोगों को, टेम्परलिटी ऑफ लाइफ नज़र आएगा हम लोगों को, डिके, डिक्लाइन, डेथ नज़र आएगा, और इसके अलावा हम लोगों को इसके अंदर कल्चरल हेरिटेज नज़र आएगा। मतलब ओवरऑल दाऊद कमाल की राइटिंग की बात कर रही हूँ, इस पोएम की नहीं, ठीक है, ओवरऑल बात कर रही हूँ। पास्ट, ठीक है, पास्ट वर्सेस प्रेजेंट, उसके बाद नॉस्टैल्जिया, डायस्पोरिक राइटिंग, फिर इसके बाद हम लोगों को ये आर्ट को अप्रिशिएट करते हुए भी नज़र आएगा। और प्रेजेंट पोएम जो हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शंस, इसके अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट थीम होंगे वो होंगे कल्चरल हेरिटेज का, इमोर्टलिटी ऑफ आर्ट का और नॉस्टैल्जिया का। तो ये हमारा बैकग्राउंड मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट थीम है और राइटर का इंट्रोडक्शन कवर हुआ इसके अंदर। तो इस पोएम के अंदर हम लोग को राइटर बताने वाला है कि आर्ट मीन्स कोई भी सॉन्ग, कोई भी पेंटिंग, कोई भी स्कल्पचर्स, मीन्स जैसा भी आर्ट हो, वो आर्ट क्या होता है, इमॉर्टल होता है। आर्ट कभी भी ख़त्म नहीं होता, इसको डेथ नहीं होती, इसकी डिके नहीं होती, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो इस पोएम के अंदर राइटर गंधारा स्कल्पचर को यूज़ करते हुए, मुग़ल मिनिएचर्स को यूज़ करते हुए, ये मुग़ल मिनिएचर्स मैंने पिक्चर डाली हुई है, उनको यूज़ करते हुए इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज की बात करेगा, आर्ट की बात करेगा एंड इमोर्टलिटी ऑफ आर्ट की बात करेगा। हम पोएम में देखेंगे कि पोइट जो है वो गंधारा म्यूज़ियम में गया है और वहाँ जाकर वो सारी स्कल्पचर्स को, पेंटिंग्स को, मिनिएचर्स को देख रहा है और देखते हुए नॉस्टैल्जिक हो चुका हुआ है, मीन्स पास्ट में चला गया है। फिर वो ग्लोरियस ऑफ पास्ट को रिकॉल कर रहा है और वो इस चीज़ पे एम्फसाइज देता है कि अगर हम अपने रूट्स को छोड़ देते हैं, अपने रूट्स को भूल जाते हैं, अपनी असल को भूल जाते हैं, तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। ठीक है, अब लाइन की एक्सप्लेनेशन करते हैं वन बाय वन। रिप्रोडक्शंस बाय दाऊद कमाल। रिप्रोडक्शंस of Mughal miniature cut out from last year's calendar and fragments of Gandhara sculpture bought for a song. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूस करना। यहाँ पे बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन की बात नहीं की गई, क्रिएटिव रिप्रोडक्शन की बात की गई। तो यहाँ पे जो वर्ड रिप्रोडक्शन है ना, जैसे कि मैंने बताया क्रिएटिव रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है, वो ये भी रेफ़र कर रहा है कि हम लोगों को अपना टाइम लेयरली स्पेंड नहीं करना चाहिए, फारिग नहीं स्पेंड करना चाहिए। हम लोग को चाहिए कि अपना टाइम रिप्रोडक्शन में स्पेंड करें। रिप्रोडक्शन कैसे, जो कि क्रिएटिव रिप्रोडक्शन हो, अपनी कंट्री का हम लोग पिक्चर बनाएं, अपनी कंट्री की हम लोग आर्ट करें, ग्लोरी की जो है ना पिक्चर्स को ड्राफ्ट करें, इस तरह से हम रिप्रोडक्शंस करें और जो क्रिएटिविटी करके
अपने कंट्री की जो पास्ट है उसको सेव करे, अपने पास्ट को कभी भी ना छोड़े, ठीक है। तो ये टाइटल में जो रिप्रोडक्शन है इसका भी मतलब यही है, क्योंकि बेसिकली पोएम में बताया क्या जाएगा, कल्चरल हेरिटेज की इम्पोर्टेंस और हर तरह की आर्ट को यहाँ पे प्रेज किया जाने वाला है, क्योंकि आर्ट जो होता है वो कल्चर को प्रिजर्व करता है, सेव करके रखता है। अगर आर्ट ना होता हमें कल्चर का बैकग्राउंड जो है वो कैसे पता लगता, मतलब हमारा पास्ट ये था, हमारा प्रेजेंट टाइम ये है। जैसा कि हम शहनशाह जो मुग़ल है उस मुगलिया दौर की बात करें, हमने पिक्चर्स देखी तो पता लगा अच्छा मुगलिया दौर ऐसा होता है। अगर हम लोग इसके अंदर यहाँ पे बात आ गई सिद्धार्था की, प्रिंस सिद्धार्था हमने प्रेजेंट टाइम पे नहीं देखी उसकी पिक्चर, लेकिन उसकी एक आर्ट, एक पिक्चर पेंटिंग बनी हुई है, वहाँ से देखी तो पता लगा अच्छा प्रिंस सिद्धार्था की लुक ऐसी है। अगर हम लोग ये बात करें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो कि प्रेजेंट टाइम पे तबाह बर्बाद हो चुके हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको पेंटिंग के अंदर देखा, ठीक है। रिच कल्चर जो कि आर्ट सेव कर लेती है, पेंटिंग सेव कर लेती है। हम पेंटिंग करते हैं, स्केचेस बनाते हैं, फ्यूचर में जाते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम पे मैं पेंटिंग बना रही हूँ किसी भी चीज़ की, फ्यूचर में जा रही हूँ मैं, अब मैं फ्यूचर में चली गई तो वो क्या हुई, फ्यूचर में वो पास्ट के टाइम पे चीज़ ख़राब हो चुकी हुई है, ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन उसकी पेंटिंग बना चुकी हुई थी, वो सेफ थी। तो फ्यूचर में बता रही थी कि बच्चों बड़ों जो भी है, पहले की बात है कि यहाँ पे ये चीज़ हुआ करती थी, ऐसा हुआ करता था, यहाँ पे गांव हुआ करते थे, अब हर जगह पे सड़कें हैं, रोड है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि वो रिप्रोडक्शन में कहना क्या चाह रहा है कि आप क्रिएटिविटी करो, पेंटिंग बनाओ, आर्ट बनाओ, क्योंकि आर्ट जो है वो इमॉर्टल होती है और वो आपके कल्चरल हेरिटेज को सेव करती है, आपके रूट्स को सेव करके रखती है। तो इन लाइंस में जो फर्स्ट वर्ड है रिप्रोडक्शंस, उसका मतलब क्या है कि किसी भी कंट्री के पास्ट हेरिटेज को, कल्चरल हेरिटेज को आर्ट के थ्रू प्रिजर्व करना, रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। फिर मुगल मिनिएचर आ गया, फिर मुगल मिनिएचर्स आ गया। वो क्या है, मुगल टाइम पीरियड के जो पेंटिंग्स थी ना, जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग पे ये पेंटिंग डाली हुई है, ये वाली, ठीक है, ये वो है मुगल मिनिएचर्स, ठीक है। मिनिएचर्स छोटी छोटी पेंटिंग्स मुगल टाइम पीरियड की। अब क्या है कि पोइट कहाँ गया हुआ है, म्यूजियम गया हुआ है, तो उसने वहाँ पे मुगल मिनिएचर्स देखे, मीन्स छोटी छोटी पेंटिंग्स देखी है मुगल टाइम पीरियड की। कट आउट, काट के रखा गया, मीन्स मुगल मिनिएचर्स की पेंटिंग है उनको काट के रखा गया फ्रॉम लास्ट ईयर्स कैलेंडर, जो लास्ट ईयर का कैलेंडर था उस पे से। एंड फ्रेगमेंट्स, टुकड़े ऑफ गंधारा स्कल्पचर, गंधारा स्कल्पचर जो है उसके टुकड़े। गंधारा स्कल्पचर मीन्स बुद्धिस्ट आर्ट। गंधारा स्कल्पचर एक मूर्ति है, ठीक है, एक क्या है, स्टैचू है। और ये स्कल्पचर मोस्टली कहाँ मिलता है, नॉर्थन पाकिस्तान या ईस्टर्न अफगानिस्तान में। बॉट फॉर अ सॉन्ग, फॉर मेकिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे बताया क्या गया इन लाइन्स के अंदर, ये बताया गया है कि पोइट जो है वो एक गंधारा म्यूजियम में गया है, वहाँ पे इसने मुगल मिनिएचर्स को और गंधारा स्कल्पचर्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया हुआ है। ये मिनिएचर्स जो थे ये लास्ट ईयर के कैलेंडर से काटे गए हुए थे और इनको गंधारा स्कल्पचर्स के साथ रखा गया था। फिर पोइट जो वो फर्दर एक्सप्लेन करता है कि जो कल्चरल हेरिटेज के पीसेस है ना, मीन्स ये मिनिएचर्स और गंधारा स्कल्पचर, ये सिर्फ इसलिए लाया गया और रखा गया है कि इसके बारे में सॉन्ग्स गाए जाएं, गुन गाए जाएं। अब यहाँ पे पोइट जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है सिस्टम को, प्रेजेंट टाइम के सिस्टम को, कि उसने कहा कि ये जो पीसीज है ना कल्चरल हेरिटेज के, सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाए के रखे गए हैं, यहाँ पे सामने प्रेजेंट किए गए हैं ताकि लोग इसके बारे में गुन गा सके, सॉन्ग्स गाएं, ठीक है, ना कि अपने रूट्स को याद करें, ना कि अपने पास्ट में जाएं, ठीक है। यहाँ पे पोइट क्रिटिसाइज कर रहा है, हालांकि कहता है कि जो बंदा अपने रूट्स को, अपने पास्ट को छोड़ देता है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। पोइट इस पूरी पोएम के अंदर ये बताना चाह रहा है, लेकिन उसने यहाँ पे मॉडर्न टाइम पीरियड को क्रिटिसाइज किया है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सिंगिंग इनके बारे में सिर्फ गाना गा सके, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा इन लाइन्स की ये भी इंटरप्रिटेशन बन सकती है कि पोइट कह रहा है कि ये मुगल मिनिएचर्स और गंधारा का जो स्कल्पचर है वो लास्ट ईयर ही निकाल के बाहर रखा गया है ताकि इसके बारे में, इसको देखकर लोग बस सॉन्ग बना सके, आर्ट प्रोड्यूस कर सके, नथिंग एल्स। अब नेक्स्ट लाइन्स देखें, प्रिंस सिद्धार्था गॉन इनटू द नाइट विद चन्ना एंड ऑल ताजिक्स इन देयर टर्न्स ड्रिंकिंग चाइना टी। पहले बात करते हैं प्रिंस सिद्धार्था, ये भी एक हिस्टोरिकल फिगर है जो कि बुद्धा है,
ठीक है, बुद्धा को ही प्रिंस सिद्धार्था कहा जाता है। अब बुद्धा ने क्या किया, गॉन इनटू द नाइट, रात के वक्त चला गया विद चन्ना। चन्ना कौन है, इनका रॉयल सर्वेंट, जो कि चैरिटियर का ना हेड भी था, मीन्स बग्गी नहीं होती, बग्गी जिसके आगे घोड़ा होता है, पीछे 2 पहिए होते हैं, ऊपर बैठे होते लोग, उस बग्गी का हेड था। तो प्रिंस सिद्धार्था कहाँ गया, रात के वक्त चन्ना के साथ निकल गया था। फिर चन्ना ने चारों तरफ देखा और ये कहाँ निकले, एंड ऑल ताजिक्स के पास गए थे ये, इन देयर टेंट्स ड्रिंकिंग चाइना टी। जब भी गए तो ये ऑल ताजिक्स के पास पहुंचे, उन्होंने देखा वहाँ पे कि ये ऑल ताजिक्स जो है अपने टेंट के अंदर बैठे हुए और चाइना टी को एंजॉय कर रहे हैं। ये ऑल ताजिक्स कौन है, ये बेसिकली ये बुजुर्ग लोग थे जो कि ताजिकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में रहा करते थे और ये पर्शियन लैंग्वेज यूज़ किया करते थे। अब बेसिकली यहाँ पे हिस्टोरिकल इलियन ऐड किया गया है ना, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि प्रिंस सिद्धार्था जो कि बहुत अर्ली एज में था, उसके फादर ने उसको आइसोलेट कर लिया था और वो अपने चिरियोटर जिसका नाम चन्ना था उसको लेके निकला। 29 ईयर्स ओल्ड का था उस टाइम पे, बहुत अपना मतलब अर्ली एज थी, यंग एज थी उसकी, और वो अपने घर से निकला। और जब वो घर से निकला तो वहाँ पे चन्ना ने सा द 4 साइड्स, ये 4 साइड्स जो है ना ये सिंबॉलिक है, ये ह्यूमन सफरिंग को सिंबलाइज कर रही है, ठीक है। और बुद्धिज्म के अंदर जो 4 साइड्स हैं उसका मतलब क्या है, फर्स्ट साइड मीन्स एन ओल्ड मैन, जो कि चन्ना के साथ सिद्धार्था ने देखा था, मीन्स ये बुद्धा ने देखा था जब ये घर से निकले थे। तो फर्स्ट साइड पे उन्होंने देखा एन ओल्ड मैन, और उसके बाद सेकंड साइड पे से देखा अ सिक मैन, थर्ड साइड पे देखा इसने अ कॉर्प्स, और फोर्थ साइड पे से देखा अ होली मैन। जो ओल्ड मैन है वो सिंबलाइज कर रहा है एजिंग को, सिक पर्सन सिंबलाइज कर रहा है डिजीज को, कॉर्प्स सिंबलाइज कर रहा है डेथ को, और एक होली मैन सिंबलाइज कर रहा है रिलीजन को और पीस को। आप गूगल पे अकेला 4 साइड्स लिख के सर्च करेंगे ना तो आपके सामने ये बुद्धा वाली बातें और ये 4 साइड्स निकल आएंगी, क्योंकि ये 4 साइड्स स्पेशली एसोसिएट ये बुद्धा से की जाती है। तो लाइन्स का अपेरेंटली मीनिंग देखा जाए तो इसमें यही है कि दाऊद कमाल जब गए म्यूज़ियम में, गंधारा म्यूज़ियम में, तो उन्होंने वहाँ पे एक स्कल्पचर देखा, एक पेंटिंग देखी जिसमें प्रिंस, उस पेंटिंग के अंदर उन्होंने जब ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उनको नज़र आया प्रिंस सिद्धार्था, जो कि बाद में जाके बुद्धा बने थे, वो रात के वक्त अपने चैरियटर जिसका नाम चन्ना था उनके साथ निकले और वो ओल्ड ताजिक्स को क्रॉस कर रहे थे। तो उन्होंने देखा ओल्ड ताजिक्स अपने टेंट्स के अंदर बैठ के चाइना टी पी रहे थे। और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस देखी जाए तो वो यही है कि जब प्रिंस सिद्धार्था चन्ना के साथ निकले तो उन्होंने कैसे 4 साइड्स देखी और वो 4 साइड्स का इनके ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट हुआ, और उस इम्पैक्ट के बाद रिलीजन की तरफ आ गए, लिबरेशन की तरफ आ गए, इनलाइटमेंट की तरफ आ गए थे। अब इसके जो है लास्ट स्टेंजा, almond blossoms fall and a crow carved out of ebony pushes itself through the rain. I sit scraping the rust of my ancient coins. Almond blossom means जो almond होता है उसके जो दरख्त होते हैं उसके ऊपर जो फूल खिले होते हैं वो। Fall means गिरना, crow कौवा, carved तराशा हुआ, ebony जो है ये एक प्लांट होता है, इसका जो दरख्त जिसकी जो लकड़ी होती है बहुत सख्त होती है। स्क्रैपिंग मीन्स रिमूव करना, रस्ट जंग को कहते हैं, एंशियंट मीन्स बहुत पुराना। अब ये लास्ट टेंस है, इस लास्ट टेंसा के अंदर जो पोइट है वो अगेन दो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। नंबर 1 तो इसके अंदर आलमंड ब्लॉसम जो है उसकी पेंटिंग है, एंड नंबर 2 जो क्रो है उसकी इमेज है, और वो जो क्रो का इमेज है ना कार्ड आउट ऑफ इबोनी मीन्स इबोनी से तराशा गया है, सख्त लकड़ी से तराशा गया हुआ है। और वो जो कौवा है ना पुशेस इटसेल्फ थ्रू द रेन, कि बारिश हो रही है और खुद को जोर लगा के वो निकाल रहा है वहाँ से, ऐसा दिखाया गया कौवा स्ट्रगल कर रहा है कि एक स्टॉर्मी बारिश है, उस बारिश के अंदर भी कौवा फारिग नहीं बैठा, आराम से नहीं बैठा, खुद को पुश कर रहा है, स्ट्रगल करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे वो पेंटिंग काफ की गई हुई है। फिर पोइट कहता है आई स्किट स्क्रैपिंग, और मैं बैठा यहाँ पे साफ कर रहा हूँ द रस्ट ऑफ माई एंशियंट कॉइन्स, अपने पुराने जो मेरे सिक्के हैं उनके जंग को बैठा मैं साफ कर रहा हूँ। और कौवा वहाँ पे कर रहा है, कौवा इतनी तेज़ बारिश में भी स्ट्रगल कर रहा है वहाँ से निकलने की। तो ये कव्वे का खुद को पुश करना बड़ा इंस्पायर करता है पोइट को, और पोइट कहता है कि मैं बैठ के यहाँ पे जो जंग साफ कर रहा हूँ इससे अच्छा ये कि मैं अपने टाइम को फजूल वेस्ट करने से अच्छा है रिप्रोडक्शन के अंदर लगाऊँ, पेंटिंग बनाऊँ, आर्ट बनाऊँ, पोएम लिखूँ, ताकि जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व किया जा सके, जो पास्ट है उसको प्रिजर्व किया जा सके, जो पास्ट की रूट्स है उनको साथ में जोड़ कर रखा जा सके।
क्योंकि सिक्के से ज़ंग साफ़ करने से सब कुछ नहीं होने वाला। मीन्स टाइम जो है ना अपना फ़ारिग गुज़ारने से कुछ भी ऐसा नहीं हो सकेगा कि आप पास्ट के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दे सको। अब इन्हीं लाइन्स का एक और मतलब बनता है, वो ये कि पोएट जो है बैठा हुआ, मतलब उसी म्यूज़ियम में बैठा हुआ, गंडारा म्यूज़ियम में बैठा हुआ, उसने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया फर्दर। उसने देखा एक पेंटिंग है, पेंटिंग आलमंड ब्लॉसम्स की है, और दूसरी की है तरफ एक कौवा है। कौवा जो है वो इबोनी वुड से, यानी कि डार्क वुड है, उससे कार्व किया हुआ है, और वो रेन हो रही है, उस रेन से खुद को पुश करके निकाल रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद जो है ना पोएट यहाँ पे हाईलाइट करता है कि ये सब क्या है, विक्ट्री की पिक्चर्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों को पास्ट दिखाया गया है, पास्ट की ग्लोरी, जो ग्लोरियस पास्ट है वो दिखाया गया है, कि कव्वे का कोशिश करके निकलना, ठीक है, स्ट्रगल दिखाई गई है। कहते हैं सब चीज़ें जो है ना मुझे मोटिवेट कर रही है, किस चीज़ के लिए, राइटिंग के लिए, और कनेक्ट कर रही हैं किससे, पास्ट के साथ। क्योंकि मैं जब ये पेंटिंग्स को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैं स्कल्पचर्स को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मिनिएचर्स को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तो इन सब को ऑब्ज़र्व करने के बाद मुझे ग्लोरियस पास्ट याद आ गया। और जब पोएट ने कहा आई सिट स्क्रैपिंग द रस्ट ऑफ माई एंशियंट कॉइन्स, ये भी लाइन मेटाफोरिकल भी कह सकते हैं हम लोग, किस तरह से कहता कि जब मैं बैठा हुआ हूँ और इन सबको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तो ऑब्ज़र्व करते हुए क्या कर रहा हूँ, रस्ट उसको मैं स्क्रैप कर रहा हूँ, वो जो कि मेरे एंशियंट कॉइन्स पे लगी हुई थी। कॉइन्स यहाँ पे मेटाफोरिकली देखें तो पोएट का ब्रेन है, पोएट की मेमोरीज हैं। रस्ट वो मेमोरीज जो कि ब्लर हो चुकी हुई हैं, स्क्रैपिंग करना, उनसे उनसे जो जंग दूर करना। यानी कि पोएट कहता है बाय ऑब्जर्विंग दीज पीसेस ऑफ कल्चर हेरिटेज, क्या है इनफैक्ट ये कर रहा है, ये जो रस्ट है इसके ग्लोरियस स्टोरीज के ऊपर, जो पास्ट की ग्लोरियस स्टोरीज थी उनके ऊपर जो रस्ट लग चुकी थी, उनको ये दूर कर रहा है। ठीक है, तो मेटाफोरिकली इसका मतलब ये भी लाइन का मीनिंग बनता है। ठीक है, क्रिटिकली देखें हम तो हमने देखा अभी तक थीम कौन सा है, कल्चरल हेरिटेज का आया, नॉस्टैल्जिया का आया, इमॉर्टलिटी ऑफ आर्ट का आया। स्ट्रक्चर की बात करें तो पोएम के अंदर हमने देखा कोई भी मेट्रिकल पैटर्न नहीं है, कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री वर्ड्स है। और पोएम की टोन की बात करें तो सिंपल नॉस्टैल्जिक पोएम है, जिसमें पॉइंट आउट किया जा रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज एज वेल एज प्रेजिंग द ग्लोरियस पास्ट। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ चुकी होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी रिस्पॉन्स दूँ। दुआओं में खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।